CH81 देव रेस्क्यूड महक। सुबह का वक्त। सुबह उठते ही देव ने अपना वर्कआउट करने के बाद सबके लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता करने के बाद देव जल्द ही बाइक से ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में सारे जरूरी काम निपटाने के बाद देव ने लंच किया और कुछ देर बाद शिव के आते ही वो बाइक लेकर महक से मिलने चला गया। देव कॉलेज के बाहर महक के आने का इंतजार कर रहा था। जब महक नहीं आई तो देव कॉलेज के अंदर चला गया। अंदर जाते ही देव ने देखा कि महक अभिषेक के सामने टेरेस पर खड़ी है। अभिषेक टेरेस की छोर पर खड़ा महक से कह रहा है, महक अगर तुमने मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अभिषेक ने तेज आवाज में कहा था। देव ने उसकी बात सुनकर कहा, पता नहीं लोग कब तक ऐसी चीप ट्रिक इस्तेमाल करके लड़कियों को फंसाते रहेंगे। देव से कुछ दूर पर माया खड़ी थी। जब माया की नजर देव पर पड़ी तो उसने देव से पूछा, मिस्टर दिव्यांश आप यहाँ कोई काम था? नहीं बस ऐसे ही चला आया। वैसे मानव की तबीयत कैसी है? देव ने पूछा तो माया ने कहा, पहले से बेहतर है। ये तमाशा कब से चल रहा है? देव के पूछने पर माया ने जवाब दिया, आधे घंटे से। माया ऊपर की तरफ देखते हुए सारे जवाब दे रही थी, तभी उसकी नजर महक के पीछे खड़े देव पर पड़ी। किसी ने नोटिस नहीं किया था कि देव वहां कैसे पहुंचा, लेकिन माया ने ये नोटिस कर लिया था। देव को देखते ही माया ने अपने बगल में देखा तो देव वहां से गायब था। माया हैरानी से देव को देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया। जब अभिषेक ने अचानक से महक के पीछे देव को देखा तो उसने हैरानी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी मदद करने आया हूँ, देव ने अभिषेक के पास जाते हुए कहा। देखो मेरे पास मत आना वरना मैं कूद जाऊंगा, अभिषेक ने नर्वस होते हुए कहा। उसने इतना कहा ही था कि तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैर हवा में है। जब अभिषेक ने नजरें उठाकर देव को देखा तो उसने पाया देव उसके शर्ट को अपने एक हाथ में पकड़े उसे टेरेस के बाहर हवा में लिए खड़ा है। हर कोई ये देखकर हैरान था। वहीं महक ये देखकर देव के पास जाते हुए बोली, देखिए इसे छोड़ दीजिए, क्यों आप किसी को मारकर अपने हाथ गंदे करना चाहते हैं? महक प्लीज मुझे बचा लो, अभिषेक ने हाथ आगे बढ़ाते हुए महक के कंधे पर रखने की कोशिश करते हुए कहा। जैसे ही महक के कंधे पर अचानक से हाथ पड़ा तो उसे एक झटका लगा। छोर पर खड़ी होने की वजह से महक का पांव फिसला और वो नीचे गिरने लगी। नीचे खड़े सारे स्टूडेंट्स ने तेज आवाज में कहा, महक मैडम। वहीं ये देखते ही देव ने अभिषेक को टेरेस पर फेंका और वो भी बिना कुछ सोचे महक को बचाने के लिए नीचे कूद गया। कॉलेज 4 मंजिल का था। जैसे ही महक फर्स्ट फ्लोर से होती हुई नीचे गिरने को हुई तो देव ने महक के कमर में हाथ डाला और अपने दूसरे हाथ से फर्स्ट फ्लोर की रेलिंग पकड़ ली। जब स्टूडेंट्स ने देखा कि महक सही सलामत है तो उन्होंने राहत की सांस ली और तेज आवाज में हुटिंग करने लगे। एक लड़की ने कहा, लव यू दिव्यांश सर। वहीं जब महक ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसकी नजर देव पर पड़ी जो उसे ही देख रहा था। जब महक ने देखा कि देव का हाथ उसकी कमर में है और वो हवा में है तो वो देव को हैरानी से देखने लगी। आप मुझे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना नीचे कूद गए, ये नहीं सोचा कि आपको कुछ हो भी सकता है? महक ने देव से कहा, अभी तो मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ 5 घंटे ही बिताए हैं, इतनी जल्दी मेरा ख्याल रखने लगोगी तो कैसे चलेगा? देव ने मजाक करते हुए कहा। महक ने नीचे देखते हुए कहा, हम इतनी ऊपर लटक रहे हैं और आपको मजाक सूझ रहा है? देव ने भी नीचे देखते हुए कहा, अगर तुम कहो तो तुम्हें नीचे उतार सकता हूँ, बस मुझे कसकर पकड़ लो और नीचे मत देखना। देव की बात मानकर महक ने देव को कसकर पकड़ा और उसके सीने में अपना सर छुपा लिया। देव ने भी अपनी पकड़ महक पर मजबूत की और रेलिंग को छोड़ दिया। एक हीरोइक लैंडिंग करते हुए देव महक को सही सलामत नीचे ले आया। महक अभी भी डरी हुई थी, इसीलिए उसने देव को कसकर पकड़ा था। जब उसने स्टूडेंट्स की आवाज सुनी तो उसने देव के सीने से अपना सर निकाल कर देखा। सारे स्टूडेंट्स ने उन दोनों को घेर लिया था और वो दिव्यांश के नाम की हुटिंग कर रहे थे। महक देव से अलग हुई और एम्बारेसिंग में अपना सर नीचे झुका लिया। देव ने मुस्कुराते हुए सभी को शांत किया और महक का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगा। स्टूडेंट्स ने भी उन दोनों के लिए रास्ता छोड़ दिया था। जब वो दोनों भीड़ से निकल गए तो देव ने महक से कहा, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, जो भी काम है जल्दी निपटा कर आओ। अपनी बात बोलकर देव बाहर जाने लगा और महक स्टाफ रूम की तरफ बढ़ गई। माया ने देव के पास आते हुए कहा, इट्स इम्पॉसिबल, तुम पलक झपकते ही यहाँ से टेरेस पर कैसे पहुंचे? इट्स मैजिक, देव ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद महक अपने हाथ में एक बैग लेकर आई। महक ने देव को वो बैग थमाते हुए कहा, ये तुम्हारे कपड़े मैंने धो दिए हैं। देव ने वो कपड़े लिए और बाइक स्टार्ट कर महक को पीछे बैठने का इशारा किया। महक थोड़ा डरते हुए बाइक पर बैठ गई। देव ने स्लो ड्राइविंग करते हुए अचानक से ब्रेक मार दी, जिससे महक ने देव को कसकर पकड़ लिया। जब महक देव को छोड़ने को हुई तो देव ने स्पीड तेज की और मुंबई की सड़कों पर बाइक हवा से बातें करती हुई दौड़ने लगी। देव ने वो कपड़े एक भिखारी को दे दिए और बीच के किनारे बने एक छोटे से रेस्टोरेंट के पास बाइक रोक दी। देव महक के साथ रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। देव और महक एक टेबल पर जाकर बैठ गए और उन्होंने खाना ऑर्डर किया। उन दोनों के टेबल से कुछ दूर एक लड़कों का ग्रुप बैठा हुआ था। वो लड़के रेस्टोरेंट में आती जाती लड़कियों को छेड़ रहे थे। जब एक लड़के ने महक को देखा तो उसने महक को देखकर अपने साथी से कहा, यार देख क्या माल है, एक बार इसका रस चखने को मिल जाए, मां कसम मजा आ जाएगा। उस लड़के के साथी ने अपने बदन पर हाथ फेरते हुए महक से तेज आवाज में कहा, ओ मैडम जरा हमें भी तो अपना स्वाद चखाओ। उन लड़कों की बात सुनकर महक थोड़ी असहज हो गई। वहीं उन दोनों की बात सुनकर देव की आंखें लाल हो गई।
वो जैसे ही उन गुंडों को सबक सिखाने के लिए उठने को हुआ, इतने में ही उनका ऑर्डर आ गया। देव ने खाना खाते हुए जानबूझकर सलाद की कटोरी महक के कपड़ों पर गिरा दी। महक के वॉशरूम जाते ही देव अपनी जगह से उठा और उन लड़कों की तरफ बढ़ने लगा। कैसे सबक सिखाएगा देव उन लोगों को? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी, देव द गॉडफादर ऑफ अंडरवर्ल्ड। CH82 डेट फिक्स करता हूँ। देव ने टेबल पर से एक कांटा उठा लिया था। जैसे ही वो उन लड़कों के पास पहुंचा तो देव ने वो कांटा एक लड़के के हाथ पर दे मारा। वो कांटा उस लड़के के हाथ के साथ टेबल के भी आर पार हो गया। लड़का जैसे ही चीखने को हुआ तो देव ने टेबल पर रखा लड्डू उसके मुंह में ठूस दिया। जैसे ही दूसरा लड़का देव को मारने के लिए उठा तो देव ने एक पंच में ही उसे ढेर कर दिया। जब तीसरे लड़के ने चाकू निकालकर देव पर हमला किया तो देव ने उसके हमले को डॉज करते हुए उसके हाथ से चाकू लिया और उस लड़के के दोनों हाथ आपस में जोड़ते हुए वो चाकू उसके हाथ में घुसा दिया। वो लड़का चीखता उससे पहले देव ने उसके मुंह में भी एक लड्डू ठूस दिया। वहीं चौथा लड़का टेबल के नीचे दुबक कर बैठा था। देव ने मुस्कुराते हुए उस लड़के को देखा, फिर वापस से अपनी जगह पर बैठ गया और अपना खाना एंजॉय करने लगा। जब महक वॉशरूम से बाहर आई तो रेस्टोरेंट में बैठे लोग कभी उसे तो कभी देव को देख रहे थे। महक ने ये सब इग्नोर किया और अपने टेबल पर आकर बैठ गई। खाना खत्म करने के बाद देव ने बिल पे किया और दोनों बाहर आ गए। महक ने नोटिस कर लिया था कि उसके वॉशरूम से बाहर आते ही वो लड़के शांत हो चुके थे। जब महक और देव बीच पर टहल रहे थे तो महक का फोन बजा। जब महक ने कॉल रिसीव करके सामने वाले की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर उदासी आ गई। क्या हुआ? देव ने पूछा तो महक ने उदास मन से कहा, जिस बात का डर था वही हुआ, प्रिंसिपल ने मुझे जॉब से निकाल दिया। महक को उदास देखकर देव को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी देव को आइसक्रीम पार्लर की याद आई। देव ने सोचा कि महक का मूड अच्छा करने के लिए वो उसे आइसक्रीम पार्लर ले जाए। बस फिर क्या था, देव महक को लेकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ बंगलों में पांचों अपने काम से वापस आने के बाद हॉल में बैठे रेस्ट कर रहे थे। तभी नवीन का फोन बजा। जब नवीन ने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से राजवीर शेखावत की आवाज आई। राजवीर ने कहा, हेलो, कौन बात कर रहा है? जी मैं नवीन बात कर रहा हूँ, आपको किससे बात करनी है? नवीन ने पूछा तो राजवीर ने कहा, वो मैंने ये कहने के लिए कॉल की थी कि मेरी पोती मानसा ने तुम में से एक को पसंद किया है और वो उससे मिलना चाहती है। नवीन न थोड़ा एक्साइटेड होते हुए पूछा, वो कौन है अंकल? उसने कमरान को पसंद किया है, राजवीर ने सांस छोड़ते हुए कहा। यह सुनकर नवीन ने एक राहत की सांस ली और राजवीर से कहा, ठीक है अंकल, मैं आपको कुछ देर बाद कॉल करता हूँ। नवीन ने कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद कमरान को गले लगाते हुए कहा, मुबारक हो यार, तेरी शादी होने वाली है। कमरान ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, किसका फोन था और उसने ऐसा क्या कह दिया जो तूने मेरी शादी तक की बात कर दी? नवीन ने सभी को उसके और राजवीर के बीच हुई बात बताई, जिसे सुनकर सब लोग खुश हो गए सिवाय कमरान के। कमरान अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि मानसा ने उसे क्यों पसंद किया है। जब नवीन ने कमरान के माथे पर शिकन देखी तो उसने कमरान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ, तुझे तो खुश होना चाहिए, लेकिन तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे है? यकीन नहीं कर पा रहा उसने मुझे पसंद किया है, मेरा तो रंग भी तेरी तरह गोरा नहीं है, कमरान ने कहा। भाई तू ज्यादा सोच मत, डेट फिक्स करता हूँ, उससे मिलकर सारे डाउट्स क्लियर कर लेना, नवीन ने कहा और राजवीर को कॉल करते हुए वहां से चला गया। दूसरी तरफ आइसक्रीम पार्लर में देव और महक आइसक्रीम खा रहे थे। महक का मूड पहले से थोड़ा बेहतर हो गया था। महक ने खाते हुए देव से कहा, एक बात पूछूं? देव ने जवाब में अपना सर हिलाया तो महक ने पूछा, तुम कुछ हफ्तों पहले अहमदाबाद गए थे? हाँ गया था, क्यों, क्या हुआ? देव ने पूछा तो महक ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। लेकिन एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कुछ हफ्ते पहले अहमदाबाद गया था? देव ने एक्टिंग करते हुए महक पर शक किया। महक ने अपनी आंखें गोल घुमाते हुए कहा, क्योंकि तुमने वहां एक लड़की का एक्सीडेंट होने से बचाया था और जिस लड़की को तुमने बचाया वो मैं थी। क्या वो तुम थी? सॉरी, मैंने उस वक्त तुम्हें ठीक से देखा नहीं था इसलिए पहचान नहीं पाया, देव ने ना जानने की एक्टिंग करते हुए कहा। कुछ देर बाद दोनों बाहर आ गए। देव ने बाइक पर बैठते हुए महक से कहा, एक बात समझ नहीं आ रही, तुमने मेरी बात मानने में नखरे क्यों दिखाए? क्योंकि अगर मैं ये बात किसी और लड़की से कहता तो वो तुरंत मान जाती। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरा नाम ऐसे लड़के के साथ जोड़े जो हर वक्त लड़कियों से घिरा हुआ हो, महक ने मुंह फेरते हुए कहा। महक की बात सुनकर देव मन ही मन मुस्कुराने लगा। देव अपने एक्सल रेशनल्स को कंट्रोल करते हुए कहा, अब बताइए मैडम, आपको कहाँ छोड़ना है? आज घर छोड़ दो। क्यों? मैं जिसे पढ़ाती थी वो आज किसी से मिलने गई है। अरे तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैंने तुमसे पूछा नहीं है, देव ने कहा। देव की बात सुनकर महक को भी एक पल के लिए समझ नहीं आया कि उसने देव को एक्सप्लेनेशन क्यों दी। महक ने इन सभी ख्यालों को झटका और बाइक पर बैठ गई। महक ने देव को अपने घर का एड्रेस बताया और देव ने बाइक स्टार्ट कर एस्केलेटर देते हुए गाड़ी भगा दी। वहीं एक लड़के ने कॉलेज में हुई घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था। वो वीडियो सूर्य और शिव ने देख ली थी। सूर्य ने वो वीडियो बाकी चारों को दिखाए और शिव ने कबीर और कीर्ति को। जब कीर्ति और कबीर ने देव को 4 मंजिल की इमारत से कूदते हुए देखा तो उन्होंने अपने सीने पर हाथ रख लिया। जब देव महक को घर छोड़कर रघुवंशी हाउस आया तो उसकी नजर कीर्ति जी पर पड़ी। कीर्ति जी ने देव के पास आते हुए कहा, तू ठीक तो है ना बेटा? कहीं तुझे कोई चोट तो नहीं लगी?
मॉम ये आप क्या पूछ रही है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक आपके सामने खड़ा हूँ, देव ने कीर्ति जी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। तभी कबीर जी ने देव को वो वीडियो दिखाते हुए कहा, ये सब क्या है, जब से तुम्हारी माँ ने ये वीडियो देखा है तब से तुम्हारे लिए परेशान है। वो वीडियो देखकर देव ने अपना सर झुका लिया, उसने अपनी नजरें नीचे किए हुए कहा, मैं उस लड़की को बचाने के लिए नीचे कूदा जिससे मैं प्यार करता हूँ। कैसे रिएक्ट करेंगे कबीर और कीर्ति जी महक के बारे में जानने के बाद? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी, देव द गॉडफादर ऑफ अंडरवर्ल्ड। CH83 मैंने क्या किया है? देव ने अपनी नजरें नीची किए हुए कहा, मैं उस लड़की को बचाने के लिए नीचे कूदा जिससे मैं प्यार करता हूँ। मतलब इस वीडियो में तुमने जिसे बचाया, तुम उससे प्यार करते हो? कबीर ने देव से पूछा तो देव ने जवाब में हाँ में सर हिला दिया। देव का जवाब पाकर कीर्ति जी ने देव से उत्साहित होते हुए पूछा, वो लड़की दिखने में कैसी है और क्या तुम्हारे पास उसकी कोई तस्वीर है? मॉम सब बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, क्यों, अभी ये प्यार एक तरफा है, देव ने कीर्ति जी से कहा और अपने कमरे में चेंज करने चला गया। वहीं दूसरी तरफ महक के घर में महक कॉलेज में हुए इंसिडेंट को याद कर रही थी। देव का बिना अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए कूद जाना और महक का देव के करीब होना, जैसे ही महक को ये याद आया कि वो देव के कितने करीब थी, ये याद करते ही महक के गाल शर्म के मारे लाल हो गए और वो ब्लश करने लगी। तभी माया ने महक के पास आते हुए कहा, महक तूने ये वीडियो देखी? कौन सी वीडियो? महक ने पूछा तो माया ने महक को कॉलेज वाली घटना की वीडियो दिखा दी। जब महक ने उस वीडियो के कमेंट्स पढ़े तो उसे काफी गुस्सा आया। कमेंट्स में बहुत से लोगों का ये कहना था कि महक और दिव्यांश एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। महक जिससे अपना नाम नहीं जोड़ना चाहती थी, दुनिया उसी शख्स से उसका नाम जोड़ रही थी। वो वीडियो देखने के बाद महक का मूड ऑफ हो गया और वो बिना खाना खाए सो गई। वहीं देव ने डिनर करने के बाद नवीन को कॉल किया। नवीन ने कॉल रिसीव करते ही कमरान और मानसा वाली बात देव को बता दी। देव भी कमरान और मानसा के रिश्ते से सहमत था। कुछ देर की चुप्पी के बाद देव ने नवीन से कहा, नवीन मैंने तुम्हें एक काम के सिलसिले में कॉल किया था। ऑर्डर दीजिए बॉस, नवीन ने कहा तो देव ने नवीन को ऑर्डर दिया, मैं चाहता हूं तुम महक को मुंबई के सबसे बड़े कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब दिलवाओ। कल सुबह तक हो जाएगा बॉस, नवीन ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद वो काम पर लग गया। दूसरी तरफ कबीर को एक कॉल आई। वो कॉल मयूरी के डैड की थी। कबीर ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो मिस्टर त्रिपाठी, बताइए कैसे याद किया? मिस्टर त्रिपाठी ने कहा, हमने हमारी बेटी मयूरी और आपके बेटे दिव्यांश के रिश्ते के लिए कॉल किया है। हम जानते हैं ये बातें कॉल पर करना मुनासिब नहीं है, लेकिन ये थोड़ा अर्जेंट है। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, इस रिश्ते में सिर्फ मेरी मर्जी शामिल नहीं होगी, दिव्यांश की मर्जी भी मायने रखती है क्योंकि उसकी ही शादी होने जा रही है। ऐसे मामले में दिव्यांश से बात करने के बाद, उसकी राय जानने के बाद ही मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। कबीर ने कहा तो मिस्टर त्रिपाठी ने कहा, आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, हम एक दिन बाद आपसे मिलने आएंगे। अगले दिन नवीन ने देव का ऑर्डर पूरा कर दिया था और उसने महक की जॉब मुंबई के जाने माने कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर करवा दी थी। देव उस कॉलेज के बाहर खड़ा महक के आने का इंतजार कर रहा था। आज देव ने एक ब्लैक जींस, व्हाइट शर्ट और ब्राउन लेदर जैकेट कैरी किया था। जब देव की नजर सामने से आती महक पर पड़ी तो वो सीधा खड़ा हो गया। महक अपना पैर पटकते हुए देव के पास आई और उसे धक्का देते हुए बोली, यू बास्टर्ड, तुम्हारी वजह से हुआ है सब। देव ने महक को धक्का तो दिया, लेकिन देव का चट्टान जैसा मजबूत शरीर एक इंच भी पीछे नहीं हुआ, उल्टा महक है 2 कदम पीछे हो गई। अरे मैंने क्या किया है? देव ने पूछा तो महक ने उसे वो वीडियो दिखाया। देव ने वो वीडियो देखकर कहा, क्या है? वीडियो है तो है। महक ने झललाते हुए कहा, इस वीडियो की वजह से लोग मेरा नाम तुम्हारे साथ जोड़ने लगे हैं। मैं जो नहीं चाहती थी वही हुआ और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देव ने महक के पास जाते हुए शांत लहजे में कहा, तुम चाहती हो लोग तुम्हारा नाम मेरे साथ ना जोड़े तो ऐसा ही होगा। आज से मैं तुम्हारा टाइम बर्बाद करने नहीं आऊंगा। एंजॉय योर लाइफ। देव अपनी बात बोलकर वहां से चला गया। महक देव को जाते हुए देखती ही रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि देव एक बार में ही उसकी बात कैसे मान गया। लेकिन महक ने इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने जॉब पर ध्यान दिया और वो कॉलेज के अंदर चली गई। वहीं देव सीधा अपने घर चला आया। जब कीर्ति जी ने देव को देखा तो पूछा, आज जल्दी चले आई, मिलने नहीं गए क्या उससे? नहीं मॉम, आज वो बिजी थी और उसका काम थोड़ा ज्यादा था, इसीलिए मैंने उसे डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा, देव ने कहा तो कीर्ति जी ने पूछा, वैसे वो करती क्या है? वो एक प्रोफेसर है, देव ने कहा और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी कबीर जी बड़ी ही ने उसे आवाज देते हुए कहा, बेटा देव, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कबीर की आवाज सुनकर देव उनके पास चला गया और बोला, जी डैड कहिए, मैं सुन रहा हूँ। कबीर जी देव को घर के सामने बने गार्डन में ले गए। कबीर और देव उस गार्डन में वॉक करते हुए बातें कर रहे थे। कबीर जी ने कहा, कल रात मुझे मिस्टर त्रिपाठी की कॉल आई थी। वो तुम्हारे और मयूरी के रिश्ते की बात कर रहे थे। मैंने उन्हें कह दिया है कि मैं तुम्हारी राय जानने के बाद उन्हें जवाब दूंगा। आपने ठीक किया, क्योंकि मैं कल ही उनसे जाकर इस बारे में बात करने वाला हूँ, देव ने कहा तो कबीर जी ने देव की बात को काटते हुए कहा, कल नहीं परसों मिल लेना, क्योंकि कल हम अग्निहोत्री मेंशन जा रहे हैं। क्यों, कल ऐसा क्या है? देव ने पूछा तो कबीर जी ने कहा, कल केशव का बेटा कुणाल आ रहा है। कुणाल, जो आर्मी में है, देव ने याद करते हुए कहा तो कबीर जी ने अपना सर हाँ में हिलाया।
तभी देव को एक आइडिया आया। उसने खुशी के मारे कबीर को गले लगाते हुए कहा, थैंक्स डैड, अच्छा हुआ आपने बता दिया। कबीर जी उससे कुछ पूछ पाते उससे पहले ही देव अंदर चला गया। कबीर ने देव को जाते देख कहा, मैंने ऐसी क्या बात कह दी जो ये इतना खुश हो गया। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से 7 स्टार होटल में पूरा होटल खाली करवा दिया गया था, क्योंकि वहां पर एशिया के सबसे पावरफुल खानदान की लड़की आने वाली थी और साथ ही में वहां पर गॉडफादर का खास आदमी भी आने वाला था। अब होटल खाली करवा लाजमी था, क्योंकि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के मालिक वहां पर आ रहे थे। होटल में चारों तरफ कमरान के गार्ड्स फैले थे और कमरान एक टेबल जो कैंडल लाइट डिनर के लिए सजाई गई थी उसके पास खड़ा अपनी वॉच में टाइम देखते हुए किसी के आने का इंतजार कर रहा था। कमरान ने एक 3 पीस सूट पहन रखा था, हल्की दाढ़ी और सालिखे से सेट किए हुए बाल, हल्का सांवला रंग और भूरी आंखें। कुल मिलाकर वो बेहद डैशिंग और हैंडसम लग रहा था। कमरान थोड़ा नर्वस था, जिस वजह से वो फ्लो पर अपने जूते से टक टक की आवाज किए जा रहा था और साथ ही में उसकी नजर लिफ्ट पर थी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला तो कई सारे गार्ड्स उस लिफ्ट से बाहर आए। गार्ड्स के बीच में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी। वो लड़की मानसा थी। गार्ड्स से घिरे होने की वजह से कमरान उसे देख नहीं पा रहा था। जैसे जैसे मानसा कमरान की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे कमरान की हार्टबीट बढ़ती जा रही थी। जब मानसा कमरान से थोड़ी दूर थी तो उसके गार्ड्स फ्लो के चारों तरफ फैल गए और उन्होंने उस फ्लो को चारों तरफ से घेर लिया। CH84 ऑटोग्राफ। जब कमरान की नजर मानसा पर पड़ी तो वो उसे देखता ही रह गया। 5 फीट 8 इंच, काली आंखें और लंबे घने बाल जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। हाय, माई सेल्फ मनसा शेखावत, मानसा ने कमरान के आगे हाथ बढ़ाते हुए कहा। मानसा की आवाज सुनकर कमरान अपने ख्यालों से बाहर आया और मानसा से हाथ मिलाते हुए कहा, माई सेल्फ कैमरन। वहीं दूसरी तरफ देव अपने कमरे में गया और उसने माया को कॉल कर दी। जैसे हे माया ने कॉल पिक की तो देव बोल पड़ा, हे माया, मैं बोल रहा हूँ दिव्यांश। दिव्यांश सर, आप कोई काम था? माया ने पूछा तो देव ने कहा, वो मुझे महक से बात करनी थी, क्या तुम मेरी उससे बात करवा सकती हो? जी मैं अभी करवाती हूँ, माया ने कहा और महक को फोन देकर उसके कमरे से बाहर चली गई। हेलो, कौन है? महक ने पूछा। महक, मैं बात कर रहा हूँ दिव्यांश, देखो कॉल मत काटना, मुझे अभी तुमसे एक जरूरी बात करनी है, क्या हम मिल सकते हैं? सॉरी, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, ये बोलकर महक जैसे ही कॉल कट करने को हुई तो देव की बात करने की टोन बदल गई। देव ने कहा, अगर अभी तुमने कॉल काटी तो कल सुबह पूरे मुंबई में हमारी शादी की न्यूज चल रही होगी। देव की बात सुनकर महक ने कहा, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी आगे जो भी बोलना हो वो मिलने के बाद बोल लेना, मैं 5 मिनट में तुम्हारे घर के नीचे आ रहा हूँ, बी रेडी। देव ने महक की बात काटते हुए कहा और कॉल कट कर दी। महक फोन को गुस्से से देखने लगी और फोन बेड पर रखते हुए तैयार होने चली गई। कुछ देर बाद देव महक के घर के नीचे उसका इंतजार कर रहा था। महक देव को गुस्से से देखते हुए उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई। कहो, क्या बात करनी है? महक ने सामने देखते हुए पूछा। यहाँ नहीं, किसी रेस्टोरेंट में चलकर बात करते हैं, देव ने कहा और कार महक के घर से रवाना हो गई। मानव बालकनी में खड़ा कार को जाते हुए देख रहा था। मानव महक से प्यार करता था, लेकिन वो कभी अपनी फीलिंग्स का इजहार महक से नहीं कर पाया था। जब उसने महक को किसी और के साथ इतनी रात को जाते हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। मानव ने अपनी बाइक ली और उनकी कार का पीछा करने लगा। कुछ देर बाद देव ने कार उसी होटल के सामने लाकर रोकी जहां कमरान और मानसा मिलने आए थे। एक गार्ड ने देव के पास आते हुए कहा, सर आप अंदर नहीं जा सकते, होटल बंद हो चुका है। लेकिन क्यों? अभी तो होटल की लाइट्स ऑन है, देव ने उस बॉडीगार्ड से कहा। महक ने झललाते हुए देव से कहा, मुंबई में बहुत सारे होटल्स हैं, क्या तुम वहां नहीं चल सकते? देव ने महक की बातों को नजरअंदाज किया और उस होटल को देखने लगा। कमरान का खास आदमी विजय जो देव को जानता था। जब उसने देव को देखा तो वो देव के पास आते हुए बोला, बॉस आप यहाँ क्यों नहीं आ सकता और तुम्हारा आदमी क्या बोल रहा है? देव ने विजय से कहा तो विजय ने देव के कान में कहा, बॉस यहाँ कमरान भाई और मानसा डेट पर आए हैं। विजय की बात सुनकर देव ने कहा, अच्छा ऐसा है क्या, पहले बोल देते तो इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। देव जैसे ही कार में बैठकर वहां से निकलने को हुआ तो महक की नजर एक लड़की पर पड़ी जो होटल से बाहर आते हुए फोन कॉल पर बात कर रही थी। वो मानसा की सेक्रेटरी थी। सेक्रेटरी को देखकर महक की आंखों में चमक आ गई और उसने देव से कहा, दिव्यांश स्टॉप द कार, मुझे मिस मानसा से मिलना है। तुम्हें कैसे पता मिस मानसा यहाँ आई है? देव ने पूछा तो महक ने सेक्रेटरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो वहां पर उनकी सेक्रेटरी है, इन शो वो यही है, तुम यही रुको, मैं उनका ऑटोग्राफ लेकर आती हूँ, महक ने कहा और कार से निकलकर सेक्रेटरी की तरफ बढ़ गई। देव भी महक के पीछे जाने लगा। महक ने मानसा की सेक्रेटरी से कहा, मैडम क्या आप मुझे मिस मानसा का ऑटोग्राफ दिलवा सकती है प्लीज, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सॉरी मैडम, अभी बिजी है और अभी वो अपने पर्सनल काम से आई है, उस सेक्रेटरी ने कहा और अंदर चली गई। महक जब उनके पीछे जाने को हुई तो उसे मानसा के गार्ड्स ने रोक लिया। महक का चेहरा उतर गया और वो अपना सर नीचे कर देव के पास आ गई। देव ने महक से पूछा, तुम मानसा को कैसे जानती हो? देव का सवाल सुनकर महक देव को ऐसे देखने लगी जैसे वो किसी पागल को देख रही हो। कुछ सेकंड बाद महक ने कहा, तुम मानसा मैडम को नहीं जानते? अरे म्यूजिक इंडस्ट्री का हर आदमी उन्हें जानता है, वो एक सिंगर और साथ ही में एक एक्ट्रेस है। फिर महक ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, मैं उनके गाने की दीवानी हूँ। महक की बात सुनकर देव ने सोचा कि क्यों ना महक की मानसा से मिलने की इच्छा पूरी कर दी जाए।
देव ने अपने होठों को कल करते हुए कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर मानसा से मिलवा सकता हूँ। सच में? महक ने पूछा तो देव ने कहा, मैं मजाक नहीं करता, बस उसके बदले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। वो क्या है? महक ने पूछा। वो मैं तुम्हें मानसा से मिलवाने के बाद बताऊंगा, देव ने कहा और एक कोने में चला गया। वहीं होटल में कमरान इतना नर्वस था कि उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था, वो बस मानसा को ही एकटक देखे जा रहा था। तभी कमरान का फोन बजा, जिससे कमरान अपने सेंसस में आया और हड़बड़ाते हुए कॉल पिक की। कमरान के कॉल पिक करते ही देव ने कहा, कमरान मैं तुम्हारे होटल में आ रहा हूँ, मानसा से कहना मुझे उससे कुछ बात करनी है। ओक बॉस बोल दूंगा, आप आ जाइए, कमरान ने कहा और कॉल कट कर दी। देव से बात करने के बाद कमरान में एक अलग ही कॉन्फिडेंस झलकने लगा। कमरान ने अपनी कॉन्फिडेंट और कल्म आवाज में कहा, मिस मानसा, मेरे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। कमरान की आवाज सुनकर मानसा भी एक पल के लिए चौंक गई, क्योंकि कुछ देर पहले जो कमरान उसके सामने बात करने में हिचकिचा रहा था, वो एक कॉल आने के बाद अचानक से बदल कैसे गया। देव महक का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगा। इस बार विजय ने उसे नहीं रोका। महक को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने ये सब नजरअंदाज की और देव के साथ चलने लगी। कुछ देर बाद देव महक को लेकर उस फ्लोर पर आ गया जहां मानसा और कमरान थे। जैसे ही देव महक के साथ लिफ्ट से बाहर आया तो मानसा के गार्ड्स ने उसके ऊपर बंदूक तान दी। आवाज सुनकर कमरान और मानसा की नजर लिफ्ट की तरफ चली गई। कमरान की नजर देव पर पड़ते ही वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और देव की तरफ बढ़ने लगा। वहीं मानसा को देव को देखकर थोड़ी हैरानी हुई। तभी मानसा के गार्ड्स के हाथ कांपने लगे और वो अपने कदम पीछे लेने लगे। मानसा भी ये देखकर अपनी जगह से खड़ी हो गई और कमरान के पास खड़ी हो गई। जब मानसा की नजर देव की नजरों से मिली तो उसके पूरे बदन में बिजली दौड़ गई। देव को मानसा के गार्ड्स का उसके ऊपर बंदूक तानना पसंद नहीं आया था, और आज तो उसके साथ महक भी थी। महक डर के मारे देव के पीछे खड़ी हो गई थी। देव ने कमरान से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, क्या तुमने इन सबको बताया नहीं? सॉरी बॉस, मैं भूल गया था, कमरान ने हकलाते हुए कहा। मिस्टर दिव्यांश, क्या आप ही इनके बॉस है? मानसा ने देव से थोड़ा डरते हुए सवाल किया। कमरान ने धीरे से मानसा के कान में कहा, देखो बॉस, अभी लेडी बॉस के साथ है तो प्लीज थोड़ा इज्जत से पेश आना, मैं तुम्हें सारी कहानी बाद में समझा दूंगा। देव ने महक को अपने आगे किया और उसकी आंखों में देखने लगा। महक की आंखों में डर था, साथ ही में उसके दिमाग में यह सवाल भी चल रहा था कि मानसा के साथ खड़ा आदमी देव को अपना बॉस क्यों बता रहा था। CH85 तैयार रहना। महक ये सब सोच रही थी कि तभी देव ने उसकी आंखों में देखा। जब महक ने देव की आंखों में देखा तो वो उसकी आंखों में खोसी गई। देव ने महक की आंखों में देखते हुए कहा, हम यहाँ सिर्फ मिस मानसा से मिलने आए हैं, यहाँ मेरे और कमरान के बीच जो भी बातें हुई वो सिर्फ एक सपना था। देव को ऐसी बातें करते देख मानसा ने कमरान के कान में कहा, तुम्हारे बॉस इस लड़की से क्या कह रहे हैं? बॉस उन्हें हिप्नोसिस करके अपनी बात मनवा रहे हैं, कमरान ने धीमी आवाज में कहा। वहीं महक देव के हिप्नोसिस में आ गई थी। उसने देव की बात मानकर अपना सर हिलाया और नीचे देखने लगी। तभी देव ने उसके कान के पास चुटकी बजाई, जिससे वो होश में आई और अपने आसपास देखने लगी। देव ने महक को उसके पीछे देखने का इशारा किया। जब महक ने अपने पीछे देखा तो उसके पीछे मानसा एक फीकी मुस्कान लिए उसे ही देख रही थी। मानसा को देखते ही महक का रिएक्शन बिल्कुल वैसा था जैसा एक फैन का अपने आइडल को पहली बार देखने पर होता है। महक ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा मिस मानसा मेरे सामने खड़ी है। मानसा ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन ये सच है, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ। क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? महक ने कहा और अपना फोन निकालकर मानसा के साथ सेल्फी लेने लगी। देव महक को खुश देखकर खुश था। महक ने मानसा का ऑटोग्राफ लिया और कुछ देर बात करने के बाद वो देव के साथ वहां से चली गई। मानसा और कमरान ने अपनी डेट कंटिन्यू की और टेबल पर आकर बैठ गए। कमरान ने मानसा से पूछा, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? मैं एक सिंगर और एक्ट्रेस हूँ, मानसा ने कहा। तो कमरान ने कहा, मुझे लगता है आपने गलत आदमी को डेट करने के लिए चुना है, क्योंकि मुझे एक्टिंग करने वाली लड़कियां पसंद नहीं है। तो ठीक है, शादी के बाद मैं एक्टिंग नहीं करूंगी, मानसा ने कहा। तो कमरान ने कहा, आप शायद भूल रही है कि मैं मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करता हूं और आप हिंदू रिलीजन से, क्या ये शादी पॉसिबल है? क्यों नहीं, हम दोनों तरह के रीति रिवाज से शादी करेंगे, मानसा ने कहा। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद कमरान ने कहा, एक बात बताइए, आपको मुझमें ऐसा क्या पसंद आया जो आपने मुझे पसंद किया? मानसा ने अपने होठों को कल किया और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है मुस्लिम्स अपनी जुबान और उसूलों के पक्के होते हैं, बस इसीलिए। लेकिन वो तो हिंदू रिलीजन में भी बहुत लोग होते हैं, कमरान ने कहा और कुछ सेकंड रुक कर बोला, अब सच बताओ तुमने मुझे क्यों पसंद किया? मानसा ने कमरान की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि तुम मुझे एक ऐसे शख्स की याद दिलाते हो जो मुझे बचपन में ही छोड़कर चला गया था। फिर मानसा ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कि मिस्टर दिव्यांश तुम्हारे बॉस कैसे बने? मानसा के सवाल पर कमरान ने मानसा को आधी कहानी बताई। फिर उसने भी टॉपिक चेंज किया और वो दोनों आपस में फॉर्मल बातें करने लगे। दूसरी तरफ महक मानसा से मिलने के बाद बहुत खुश थी। खुशी के मारे वो सड़क पर नाचते हुए देव की कार की तरफ बढ़ने लगी। देव महक को देखकर मुस्कुराते हुए उसके पीछे चल रहा था। महक अपनी धुन में इतना खो गई थी कि उसे ख्याल ही नहीं रहा कि उसने देव को हक करने के साथ उसे किस भी कर लिया है। महक के किस करते ही देव अपनी जगह जम सा गया। उसके दिमाग में महक को उसके गाल पर किस करने की बात घूमने लगा।
महक कार के पैसेंजर सीट पर बैठते हुए देव को आवाज देने लगी। महकी की आवाज सुनकर देव अपने ख्यालों से बाहर आया और अपने बालों पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद देव और महक वहां से निकल गए और देव ने कार महक के घर के सामने रोकी। जब महक कार से निकलने को हुई तो देव ने कहा, मैंने कहा था मैं तुम्हें मिस मानसा से मिलवाऊंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। देव की बात सुनकर महक रुक गई और उसने देव की तरफ देखते हुए पूछा, शर्त क्या है? सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। कल सुबह तुम्हें पूरा दिन मेरे फैमिली और मेरे साथ बिताना है, देव ने कहा और महक की तरफ का गेट खोल दिया। महक ने देव की शर्त सुनने से पहले ही मान ली थी। अब वो देव को मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि देव ने अपनी कही बात पूरी की थी। अब बारी महक की थी। महक कार से बाहर निकली और अंदर चली गई। महक के जाते ही देव भी कार से बाहर निकला और मानव की तरफ बढ़ गया, जो उन दोनों को अंधेरे में छुपकर देख रहा था। देव मानव के पास जाते हुए बोला, अगर तुम महक से प्यार करते हो तो अपने दिल की बात कहने में देरी मत करो, वरना हो सकता है बहुत देर हो जाए। अपनी बात बोल कर देव वहां से चला गया। वहीं मानव देव की कही गई बातों पर गौर कर रहा था। कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद मानव ने सोचा कि क्यों ना वो आज ही महक से अपने प्यार का इजहार कर दे। ये ख्याल अपने मन में लेकर मानव महक के कमरे की तरफ बढ़ गया। मानव ने दरवाजा खटखटाया तो महक ने दरवाजा खोला। आप यहाँ, कोई काम था? महक ने मानव से पूछा तो मानव ने झिझकते हुए कहा, वो मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। जी कहिए, मैं सुन रही हूँ, महक ने कहा और मानव के बोलने का इंतजार करने लगी। वो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जब से तुम्हें देखा था तब से, लेकिन डरता था कि कहीं तुम्हें ये बात बता दी तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी, मानव ने कहा। महक बिना भाव के मानव को देख रही थी। कुछ सेकंड बाद महक ने दरवाजा मानव के मुंह पर बंद कर दिया। मानव भी समझ चुका था कि महक को उसकी ये बात पसंद नहीं आई है। CH86 टिपिकल इंडियन बहू। महक का जवाब जानने के बाद मानव उदास होकर अपने कमरे में चला आया। वहीं महक का मूड भी ऑफ हो गया था। कुछ देर बाद जब माया महक के कमरे में आई तो उसकी नजर महक के मुरझाए चेहरे पर पड़ी। क्या हुआ तुझे? चेहरे पर 12 क्यों बजे है? कहीं मिस्टर दिव्यांश ने तेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश तो नहीं की? माया ने महक के पास बैठते हुए कहा। महक ने कहा, मानव ने मुझे प्रोपोज किया है। क्या भैया ने तुझे प्रोपोज किया? तो तूने उनसे क्या कहा? माया ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। मैंने मानव को अपने भाई की तरह माना था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मुझसे प्यार करते हैं, महक ने माया से कहा। कुछ सेकंड रुककर महक ने बात बदलते हुए माया से कहा, ये सब छोड़, तुझे पता है आज मैं मिस मानसा मिली। क्या सच में? माया ने हैरान होते हुए पूछा तो महक ने उसे अपने और मानसा की सेल्फी दिखाई और वो महक को सारी बातें बताने लगी। अगले दिन सुबह का वक्त। देव उठा, अपना वर्कआउट करने के बाद फ्रेश होकर डाइनिंग एरिया में आ गया। देव ने चेयर पर बैठते हुए कहा, आज हमारे साथ महक भी चलेगी। कौन महक? कबीर ने पूछा तो देव ने कहा, आप सब जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं डैड। देव की बात सुनकर कबीर और कीर्ति मुस्कुराने लगे। अच्छा किया जो उसे भी साथ ले जाने का सोचा, कीर्ति जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अपना नाश्ता करने के बाद देव महक को लेने के लिए निकल गया। बाइक चलाते हुए देव ने महक को कॉल कर उसे अपने घर के नीचे आने के लिए कहा। कुछ देर बाद देव महक के घर के नीचे खड़ा उसके आने का इंतजार कर रहा था। महक ने कुर्ता और प्लाजो पहन रखा था। देव की नजर तो जैसे महक के ऊपर ही ठहर सी गई थी। जब महक ने उसके आगे चुटकी बजाई तो देव अपने ख्यालों से बाहर आया और महक के साथ बंगलो के लिए निकल गया। कुछ देर बाद देव महक को लेकर बंगलो आ गया। बंगलो के अंदर जाते ही महक की नजर अपने सामने खड़ी कुछ लड़कियों पर पड़ी। महक के सामने खड़ी लड़कियां एशिया की मोस्ट फेमस फैशन डिजाइनर्स थी। देव ने महक से कहा, इनके साथ जाओ, ये तुम्हें तैयार कर देंगी। लेकिन इन कपड़ों में क्या खराबी है? महक ने कहा तो देव ने कहा, इन कपड़ों में कोई खराबी नहीं है, लेकिन अगर मेरे साथ रहने पर इन कपड़ों को कुछ हो गया तो उसका बिल मेरे ऊपर ही फटेगा ना। देव ने महक को उनके साथ भेज दिया और एक लड़की को अपने पास बुलाते हुए कहा, कपड़े ज्यादा टाइट नहीं होने चाहिए और ना ही ज्यादा लूज, ऐसे कपड़े पहनाना जिसमें वो कंफर्टेबल हो। ओह सर, वैसे मैडम की हाइट क्या है? उस लड़की ने पूछा तो देव ने महक को देखते हुए कहा, 5 फीट 9 इंच के आसपास। वो लड़कियां महक को एक कमरे में लेकर गईं और कुछ देर बाद महक एक ट्रेडिशनल लाल रंग का अनारकली सूट पहनकर बाहर आई। जब देव की नजर महक पर गई तो वो उसे देखता ही रह गया। महक को देखते हुए देव ने अपने मन में कहा, गॉर्जियस। वहीं महक अपना झुकाए खड़ी थी। देव ने अपने आप को काबू करते हुए महक से नजर हटाते हुए कहा, अच्छी लग रही हो, चलो चलते हैं। देव ने कहा और कमरान से एक कार की चाबी ले ली। महक अपना सर झुकाए देव के पीछे चलने लगी। बंगलो से बाहर निकलते ही देव के सामने एक लग्जरी रोल्स रॉयस खड़ी थी। देव ने महक के लिए कार का दरवाजा खोला और महक के अंदर बैठने के बाद वो भी अंदर बैठ गया। कुछ देर बाद देव महक को लेकर रघुवंशी हाउस आ गया। जब कीर्ति जी ने महक को देखा तो वो भी उसे देखती ही रह गई। महक के ऊपर लाल कलर सूट कर रहा था, साथ ही में लाल रंग से मैचिंग चीजें जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। कीर्ति जी ने महक की नजर उतारते हुए कहा, लाल रंग तुम पर बहुत जच रहा है। महक ने कीर्ति और कबीर जी से आशीर्वाद लेते हुए कहा, थैंक यू आंटी। देव ने महक के पास जाते हुए महक के कान में कहा, मैंने तो तुम्हें अच्छे से पेश आने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो टिपिकल इंडियन बहू के रोल में चली गई। कहीं मुझसे शादी करने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? महक ने देव को देखते हुए कहा, शादी और तुमसे, माय फुट।
महेक की बातें सुनकर देव मुस्कुराने लगा। तभी कबीर जी ने कहा, मुझे लगता है अब हमें निकलना चाहिए। बस 2 मिनट रुकिए, शिव भी तैयार होकर आता ही होगा, कीर्ति जी ने कहा। कुछ देर बाद शिव तैयार होकर आ गया। जैसे ही शिव ने महेक को देखा तो वो भी उसे देखता ही रह गया। कीर्ति जी ने अपना गला साफ करते हुए शिव से कहा, बेटा ये महेक है, भैया की। कीर्ति जी की आवाज सुनकर शिव अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने कीर्ति जी की बात पूरी करते हुए कहा, हाँ मॉम जानता हूँ, मेरी होने वाली भाभी है। शिव की बात सुनकर महेक देव को हैरानी से देखने लगी। महेक को अपनी तरफ देखता पाकर देव ने खांसते हुए कहा, मुझे लगता है अब हमें निकलना चाहिए। शिव, कबीर और कीर्ति एक कार में बैठ गए और देव महेक के साथ दूसरी कार में। दोनों कार्स पुणे के लिए रवाना हो गईं। रास्ते में महेक ने देव से पूछा, तुमने अपने घर वालों से मेरे बारे में क्या कहा? वही जो तुमने सुना, देव ने ड्राइव करते हुए जवाब दिया। देव का जवाब सुनकर महेक उसे गुस्से से देखने लगी। गुस्सा होने पर महेक के गाल लाल हो चुके थे। देव ने महेक को देखते हुए कहा, लगता है तुमने गुस्से में कभी खुद को आईने में नहीं देखा, अगर देखती तो पता चलता तुम्हें, तुम गुस्से में बिल्कुल क्यूट रैबिट लगती हो। तुम मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। महेक ने कहा, मैंने तो तुम्हें ये बताया कि तुम गुस्सा करते हुए कितनी क्यूट लगती हो। इसी तरह उन दोनों के बीच नोक झोंक चलती रही और वो लोग अग्निहोत्री मैंशन कब आ गए उन्हें पता ही नहीं चला। देव ने कार के बाहर मैंशन को देखते हुए कहा, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। CH-87 हिमांशी से आमना सामना। देव ने कार के बाहर मैंशन को देखते हुए कहा, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। देव की बात सुनकर महेक जैसे ही दरवाजा खोलने को हुई तो देव ने महेक को रुकने का इशारा किया और कार से बाहर निकलकर महेक के साइड आया और दरवाजा खोलते हुए हाथ महेक की तरफ बढ़ा दिया। महेक देव को गुस्से से देखते हुए जैसे ही उसका हाथ झटकने को हुई तो उसकी नजर कीर्ति और कबीर पर पड़ी जो उन दोनों को ही देख रहे थे। महेक ने उन दोनों को देखकर एक फॉर्मल स्माइल करते हुए देव के हाथ में हाथ दिया और कार से बाहर आ गई। महेक और देव कीर्ति और कबीर के पीछे पीछे मैंशन के अंदर चले गए। महेक ने चलते हुए देव से कहा, बस एक बार यहाँ से निकल जाओ फिर बताती हूँ तुम्हें। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी जो है उस पर ध्यान दो, बात का बाद में देख लेंगे। मेंशन के हॉल में सारे लोग बैठे बातें कर रहे थे। रघुवंशी फैमिली को देखकर सारे लोग उनके पास चले गए। वरुण शिव के पास चला गया और उससे बातें करने लगा। वहीं कीर्ति जी साक्षी के पास और कबीर जी विशाल के पास चले गए। देव महेक को लेकर दादी के पास गया और दोनों ने दादी से आशीर्वाद लिया। दादी ने दोनों के सर पर हाथ फेरते हुए देव से पूछा, तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? दादी के साथ साथ अग्निहोत्री फैमिली भी ये जानने को उत्सुक थी कि देव के साथ आई ये लड़की कौन है। देव ने महेक को अग्निहोत्री फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, ये महेक है जिसके साथ मैं अगले महीने शादी करने वाला हूँ। देव की ये बात सुनकर महेक देव को खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। वहीं देव मुस्कुराते हुए महेक को देखकर बोला, महेक ये है मेरा दूसरा परिवार अग्निहोत्री फैमिली। देव की बात सुनकर महेक ने सभी लोगों को एक फॉर्मल स्माइल के साथ हाई किया और सारे बड़े लोगों से आशीर्वाद लिया। वरुण ने शिव से पूछा, अच्छा तो यही है हमारी होने वाली भाभी और मिस गॉडफादर, लेकिन तूने तो कहा था कि हमें इनके बारे में जासूसी करनी है। अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगा था भैया भाभी के बारे में हमें कुछ नहीं बताएंगे, शिव ने कहा। वहीं महेक को दादी जी ने अपने पास बिठा लिया और उससे बातें करने लगी। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, कम से कम दुनिया में ही सही कोई ऐसी लड़की तो है जिसे हमारे दिव्यांश ने पसंद किया, दादी जी ने कहा तो देव थोड़ा झेप गया। देव ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, वैसे कुणाल को लेने कौन गया है? ओह शिट, मैंने सोचा था आप लोगों के साथ चलूंगा, इसीलिए शिव के आने का इंतजार कर रहा था। अब तो फ्लाइट के लैंड होने का भी टाइम हो रहा है, वरुण ने घड़ी देखते हुए कहा। तो चलो फिर चलते हैं, देव ने उठते हुए कहा और तीनों मेंशन से बाहर निकल गए। जब देव वरुण और शिव के साथ एयरपोर्ट के लिए निकला तो उसके जाते ही मेंशन के बाहर एक और कार आकर रुकी और उस कार में से हिमांशी और अंश बाहर निकले। दूसरी तरफ वो तीनों एयरपोर्ट पर कुणाल के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वरुण ने एक लड़का जिसकी उम्र 24 साल के आसपास थी उसे हाथ दिखाते हुए कहा, कुणाल भैया यहाँ। वरुण की आवाज सुनकर कुणाल उसके पास आ गया। जब कुणाल की नजर देव पड़ी तो उसने वरुण के गले लगकर उससे अलग होते हुए पूछा, ये कौन है वरुण? भैया ये दिव्यांश भैया हैं, शिव के बड़े भाई, आपने तो इनके बारे में सुना ही होगा, वरुण ने कहा। अरे आपको कौन नहीं जानता, इस वक्त सोशल मीडिया पर आपके ही चर्चे हो रहे हैं, कुणाल ने देव से हाथ मिलाते हुए कहा। तारीफ के लिए शुक्रिया, देव ने कुणाल से कहा और चारों एयरपोर्ट से बाहर आ गए। कार में बैठकर चारों मेंशन के लिए निकल गए। वहीं मेंशन में पहुंचकर हिमांशी और अंश ने विशाल और साक्षी के आशीर्वाद लिए और जैसे ही वो दोनों दादी का आशीर्वाद लेने के लिए बढ़े तो हिमांशी की नजर महेक पर पड़ी। दादी ये कौन है? हिमांशी ने पूछा तो दादी ने कहा, ये बात तो तुम्हें दिव्यांश ही बताएगा, क्योंकि वो ही इसे यहाँ लेकर आया है। दादी की बात सुनकर महेक को समझ नहीं आया कि दादी क्या कहना चाहती हैं, लेकिन उसने उन दोनों के बीच में बोलना ठीक नहीं समझा। दिव्यांश नाम सुनकर हिमांशी के दिमाग में पिछली बातें घूमने लगी। तभी अंश ने दादी से कहा, लेकिन दादी दिव्यांश तो। अंश की बात काटते हुए विशाल जी ने कहा, हाँ बेटा, दिव्यांश इंडिया से बाहर गया था, लेकिन वो कुछ हफ्ते पहले ही इंडिया वापस आया है। विशाल जी अपनी जगह से उठे और अंश को साइड में ले जाते हुए बोले, देखो बेटा, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, लेकिन अभी नहीं। कुछ और बातें समझाने के बाद विशाल जी वापस अंश के साथ हॉल में आ गए। इस वक्त तक वो चारों भी एयरपोर्ट से आ चुके थे।
देव और कुणाल बातें करते हुए अंदर आए। जब देव की नजर हिमांशी पर पड़ी तो वो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने अपने आप को नॉर्मल किया और महक के बगल में आकर बैठ गया। वहीं कुणाल हिमांशी के गले लगते हुए बोला, इंग रियली सॉरी हिमांशी, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सका। इट्स ऑफ भाई, मैं समझ सकती हूँ आपका पहला कर्तव्य अपने देश की तरफ है, हिमांशी ने कुणाल से अलग होते हुए कहा। तभी कुणाल की नजर महक पर पड़ी। कुणाल ने दादी जी से पूछा, दादी ये कौन है? कुणाल को देव और हिमांशी की मंगनी टूट जाने के बारे में पता था, लेकिन दादी ने कुणाल को मंगनी टूटने की सच्चाई नहीं बताई थी, इसीलिए कुणाल देव की असली पहचान से अनजान था। कुणाल की बात सुनकर दादी जी ने देव की तरफ देखा। देव ने अपना गला साफ करते हुए कहा, ये महक है, मेरी मंगेतर। देव की बात सुनकर हिमांशी और अंश हैरान रह गए। वहीं महक के गाल देव की बात सुनकर शर्म के मारे लाल हो गए थे। अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है, दादी ने महक से कहा तो महक ने दादी से कहा, वो दादी थोड़ी ठंड लग रही थी, ठंड में अक्सर मेरे गाल लाल हो जाते हैं। महक का बहाना सुनकर सारे घर वाले मुस्कुराने लगे। तभी कुणाल ने कहा, भाई मुझे बड़ी भूख लग रही है, मैं चला फ्रेश होने, आप लोग खाना लगाओ। ये बोलकर कुणाल अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद सारे लोग डाइनिंग एरिया में बैठे थे। दादी ने खाते हुए देव से पूछा, अच्छा बेटा अगले महीने की कौन सी तारीख को शादी करने वाले हो? दादी की बात सुनकर महक हंसने लगी। देव ने महक की पीठ सहलाते हुए उसे पानी पिलाया और दादी जी की बात का जवाब दिया, हम पंडित जी से कोई अच्छा शुभ मुहूर्त निकलवाकर शादी कर लेंगे। डिनर के बाद मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, महक ने देव से धीमी आवाज में कहा। डिनर होने के बाद महक और देव गार्डन में खड़े थे। महक देव को गुस्से से देखते हुए कहा, तुम्हारी तो मैं। उसके आगे भी कुछ बोलोगी? देव ने बीच में कहा तो महक ने देव की कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुमने कहा था तुम मुझे एक दोस्त की हैसियत से लेकर जा रहे हो, लेकिन तुमने मुझे यहाँ अपनी मंगेतर के तौर पर इंट्रोड्यूस क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी एक्स को जलाना चाहता था। तुमने सुना होगा कुछ महीने पहले मेरी मंगनी टूट गई थी। जिस लड़की से मेरी मंगनी टूटी थी वो कोई और नहीं हिमांशी थी, देव ने महक की आंखों में देखते हुए कहा। देव की सांसें महक को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। जब महक को ये एहसास हुआ कि वो देव से कितनी करीब है तो उसने देव की कॉलर छोड़ी और गार्डन को देखते हुए देव से कहा, तो हमें यहाँ से कब निकलना है? बस कुछ देर और, देव ने कहा। जवाब पाकर महक अंदर जाने लगी। जैसे ही देव मेंशन के अंदर जाने को हुआ तो उसकी नजर गार्डन में आ रही हिमांशी पर पड़ी। हिमांशी को देखकर देव अपनी जगह रुक गया। महक ने भी हिमांशी को देख लिया था। महक अंदर ना जाकर एक पेड़ के पीछे छुपकर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करने लगी। हिमांशी ने देव से कहा, मुझे जलाने के लिए भाड़े की लड़की उठाकर ले आए। हिमांशी की बात सुनकर देव ने कहा, लगता है मुझे समझने में गलती कर रही हो। देव की बात सुनकर हिमांशी ने कुछ नहीं कहा और कुछ देर की चुप्पी के बाद हिमांशी ने गिल्टी टोन में कहा, वो शादी वाले दिन मैंने तुम्हें गलत समझा, उसके लिए इंग सॉरी। तुमने मुझे उस दिन मेरी असलियत से रूबरू करवाया था, तुम्हें मुझे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। देव ने लंबी सांस लेते हुए अपनी बात जारी रखी, शायद गलती मेरी ही है, अगर मैं तुम्हें पहले ही अपनी असलियत बता देता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। खैर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। CH88 हिमांशी's नेक्स्ट मूव। देव की बात सुनकर हिमांशी ने कहा, मेरी छोड़ो, तुमने कभी सोचा है कि अगर महक को तुम्हारी असलियत के बारे में पता चला तो उसके साथ क्या होगा? जब उसे पता चलेगा कि तुम उसे धोखा दे रहे हो तो क्या वो तुम्हें कभी इस बात के लिए माफ करेगी? देव हिमांशी की बात सुनकर सोच में पड़ गया। देव को सोच में गुम देख हिमांशी अंदर चली गई। वहीं महक उनकी बात सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे बस कुछ ही बातें सुनाई दी जो उसकी समझ से बाहर थी। शायद महक भी देव को लेकर कुछ फील करने लगी थी और शायद इसी वजह से वो उन दोनों के बीच की बातें सुनना चाह रही थी। देव अपनी सोच में गुम था कि तभी उसका फोन बजा। कॉल एक अननोन नंबर से था। जब देव ने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से अरमान की आवाज आई। अरमान ने कहा, ओए देव, मैं हूं अरमान, पहचाना? हाँ बोल, क्या काम है? देव ने पूछा तो अरमान ने कहा, कुछ नहीं यार, बोर हो रहा था, सोचा तुझे फोन करके तुझसे बात कर लूं। वैसे तू इस वक्त कहाँ है? मैं इस वक्त पुणे आया हूँ, देव ने कहा तो अरमान एक्साइटेड होते हुए बोला, क्या टाइमिंग है यार, मैं भी पुणे आया हूँ। तू पुणे में क्या कर रहा है? देव ने पूछा तो अरमान ने जवाब दिया, वो मेरी वाइफ अपनी एक फ्रेंड से मिलने आई है, बस हम दोनों मॉल में उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। तू एक काम कर, तू भी मॉल आ जा, इसी बहाने तेरी भाभी से मुलाकात हो जाएगी। तेरी भाभी भी तुझसे मिलना चाहती है, अब मना मत करना। ठीक है, तू एड्रेस भेज, मैं आ रहा हूँ, देव ने कहा और कॉल कट कर दी। देव ने शिव के पास जाते हुए कहा, शिव मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, तुम मॉम और डैड के साथ घर के लिए निकलो, मुझे आने में देर हो जाएगी। ठीक है भैया, मैं बोल दूंगा, आप बेफिक्र होकर जाओ, शिव ने कहा। वहीं देव महक को लेकर मॉल के लिए निकल गया। मॉल में पहुंचकर देव फूड कोर्ट में अरमान को ढूंढने लगा। तभी देव की नजर एक टेबल पर पड़ी जहां अरमान एक 3 साल के बच्चे के साथ खेल रहा था। देव महक के साथ अरमान के पास चला गया। देव को देखते ही अरमान देव के गले लग गया। ये तो वही लड़की है ना जिसे तूने बचाया था, अरमान ने देव से अलग होते हुए कहा। जवाब में देव ने हाँ में सर हिला दिया। अरमान ने महक से हाथ मिलाया और दोनों ने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया। अरमान ने अपने पास बैठी लड़की से मिलवाते हुए कहा, ये है तेरी भाभी डॉक्टर श्रेया, और श्रेया ये है दिव्यांश। हेलो भाभी, आपसे मिलकर अच्छा लगा, देव ने श्रेया से हाथ मिलाते हुए कहा।
श्रेया ने कहा, तो तुम हो अरमान के चाइल्डहुड फ्रेंड, जब से मुंबई आई हूँ सेलिब्रिटी से ज्यादा तुम्हारा नाम सुनने को मिल रहा है। श्रेया ने अरमान से पूछा, तुम तो मुझे देव के किस्से सुनाया करते थे, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि दिव्यांश तुम्हारा दोस्त है। वो बचपन में मेरा निकनेम देव था और अरमान मुझे देवी बुलाता था, देव ने श्रेया से कहा। देव की बात सुनकर महक मुस्कुराने लगी, तुम हंस क्यों रही हो? देव ने पूछा तो महक ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, यही सोच रही हूँ कि आज जिसके पीछे लड़कियां भागती है वो बचपन में लड़की बन चुका है। वो बस एक निकनेम था, देव ने मुंह फेरते हुए कहा। वहीं श्रेया और महक ने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया और बातें करने लगी। एक 3 साल की बच्चा अरमान और श्रेया के बीच बैठा चारों को बातें करते हुए देख रहा था। जब देव ने उस लड़के को देखा तो उसने अरमान से पूछा, ये बच्चा कौन है? अरमान ने अपने सर पर मरते हुए कहा, अरे मैं तो इसे तुम लोगों से मिलवाना ही भूल गया। अरमान ने उस बच्चे को अपनी गोद में लेते हुए कहा, ये है मेरा चैंप रियान, रियान अंकल को हाय बोलो। रियान ने देव को हाय किया और महक को देखकर मुस्कुराने लगा, अरे वाह चैंप, तुम्हारी स्माइल तो बहुत प्यारी है। देव ने रियान को अपनी गोद में लिया और उसके साथ खेलने लगा। रियान भी देव के साथ एंजॉय कर रहा था, तभी श्रेया ने अपनी जगह से उठी और हाथ हिलाते हुए किसी को इशारा करने लगी। देव ने रियान को महक की गोद में दिया और वो भी पीछे मुड़कर श्रेया की दोस्त को देखने लगा। श्रेया की दोस्त कोई और नहीं हिमांशी थी। जब हिमांशी ने देव को वहां देखा तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक साथ पूछा, तुम यहाँ क्या रहे हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? श्रेया ने पूछा तो देव ने बिना भाव के जवाब दिया, ये मेरी डैड के फ्रेंड की बेटी है। चलो अच्छा हुआ कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, श्रेया ने कहा और हिमांशी के गले लग गई। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगी। कुछ देर बाद अंश ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। बात करते हुए श्रेया ने महक से रियान को मांगा। जब महक रियान को श्रेया को देने के लिए थोड़ा झुकी तो हिमांशी ने महक के पाँव को दबा दिया। पाँव में दर्द होने की वजह से महक की पकड़ रियान पर ढीली हो गई और रियान नीचे गिरने लगा। लेकिन देव पलक झपकते ही महक के दूसरी तरफ पहुंच गया और रियान को गिरने से बचा लिया। देव ने रियान को श्रेया को दिया और महक को देखने लगा। महक के पाँव में जख्म हो चुका था क्योंकि हिमांशी ने हिल्स वाली सैंडल गड़ा दी थी। महक के पाँव से खून निकलता देख देव ने गुस्से से हिमांशी को देखा। जब हिमांशी की नजर देव की नजरों से मिली तो वो अंदर तक कांप गई। देव ने आगे बढ़कर हिमांशी का गला दबा दिया और उसे जान से मार दिया। तभी श्रेया ने हिमांशी के आगे चुटकी बजाते हुए कहा, ओए हिमांशी कहाँ खो गई? हिमांशी ने होश में आते हुए कहा, कुछ नहीं। जब हिमांशी ने दोबारा देव को देखा तो देव उसे वार्निंग वाली नजरों से देख रहा था, जैसे कह रहा हो, इस बार तुम्हारी पहली और आखिरी गलती माफ कर रहा हूं। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुमने जो सोचा है वो हकीकत बन जाएगा। देव ने अरमान और श्रेया को एक्सक्यूज करते हुए कहा, माफी चाहता हूं लेकिन हमें जाना होगा, रात बहुत हो चुकी है। उन लोगों से विदा लेकर देव महक के साथ वहां से निकल गया। लिफ्ट में जाते ही महक अपने दर्द को सहन न कर सकी और दर्द में करहती हुई बैठ गई। CH89 दी एनवलप। लिफ्ट में जाते ही महक दर्द को सहन नहीं कर पाए और करहती हुई बैठ गई। देव ने महक के घाव को देखा और उसे अपनी गोद में उठाते हुए लिफ्ट से बाहर निकल गया। वहीं श्रेया ने रियान को अपने सीने से लगाते हुए कहा, थैंक गॉड, अगर दिव्यांश नहीं होते तो रियान तो गिर ही जाता। लेकिन वो इतनी जल्दी चले क्यों गए और ये उन्होंने कैसे किया? मतलब पलक झपकते ही एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकता है? अरमान ने श्रेया को शांत कराते हुए कहा, रिलैक्स, वो उसे कुछ काम याद आ गया था इसीलिए वो चला गया और मुझे लगता है हमें भी अब निकलना चाहिए, रात बहुत हो चुकी है। अरमान और श्रेया ने हिमांशी से विदा ली और वो मॉल से बाहर निकल गए। उनके जाते ही अंश ने हिमांशी की बाह पकड़ते हुए कहा, कहीं तुम्हारे दिल में देव के लिए प्यार तो नहीं उमड़ने लगा? हिमांशी, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं भला उसके लिए क्यों कुछ फील करूंगी? अंश, तुम्हें क्या लगता है मैं अंधा हूं? मैंने देख लिया था कि तुमने टेबल के नीचे से महक को हील्स चुबाई थी। ये तो अच्छा हुआ कि महक ने उस दर्द को सहन कर लिया और देव ने हमें माफ कर दिया। फिर कुछ सेकंड रुककर अंश ने कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं जिंदा रहूं तो प्लीज देव से भूलकर भी पंगा मत लेना। मेरा खानदान भले ही इंडिया के सबसे अमीर और पावरफुल खानदानों में से है और राजघराने से भी मेरा ताल्लुक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं देव से दुश्मनी मोल लूं। अगर वो चाहे तो पूरे राजघराने को एक चुटकी में तबाह करने की ताकत रखता है। उम्मीद करता हूं अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि देव से पंगा लेने का अंजाम क्या है। समझ गई मैं, आइंदा ऐसे नहीं होगा, हिमांशी ने अपना सर झुकाते हुए कहा और अंश हिमांशी के साथ मॉल से निकल गया। वहीं देव महक को लेकर हॉस्पिटल आ गया। महक के घाव की पट्टी कराने के बाद देव और महक मुंबई के लिए रवाना हो गए। रास्ते में देव ने महक से कोई बात नहीं की। महक को ये अजीब लगा क्योंकि देव हमेशा उससे कोई ना कोई बात को लेकर बहस किया करता था। इसी बीच कब महक का घर आ गया उसे पता ही नहीं चला। देव ने महक को देखकर अपना गला साफ किया तो महक आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आई और अपने ख्यालों को झटकते हुए कार से बाहर निकल गई। महक को चलने में दिक्कत हो रही थी। ये देख देव कार से बाहर निकला और महक को अपनी गोद में उठाते हुए उसके अपार्टमेंट में चला गया। महक शॉक होकर देव को ही देखे जा रही थी। देव ने चलते हुए कहा, कौन सा फ्लो है? महक ने देव को देखते हुए कहा, 8वां फ्लो और लिफ्ट उस तरफ है। ये बोलकर महक ने लिफ्ट की तरफ इशारा किया। देव लिफ्ट की तरफ बढ़ गया, लेकिन आज शायद लिफ्ट को नीचे आने ज्यादा ही टाइम लग रहा था। देव ने ज्यादा देर लिफ्ट का इंतजार नहीं किया और वो सीढ़ियों से जाने लगा। आप मुझे लेकर 8 फ्लोरस चढ़ पाएंगे?
महक ने कहा तो देव ने कोई जवाब नहीं दिया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। कुछ देर बाद देव महक को लेकर उसके फ्लो पर आ चुका था। जैसे ही देव महक के घर की तरफ बढ़ने लगा तो कॉरिडोर में ही देव को मानव महक के घर से बाहर आता हुआ दिखा। जब मानव ने महक को देव की बाहों में देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। वो अपना सर नीचे करते हुए सूटकेस लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। देव ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और महक को लेकर उसके घर में चला गया। घर के हॉल में माया सोफे के चक्कर काट रही थी। जब उसकी नजर महक और देव पर पड़ी तो वो उन दोनों को गौर से देखने लगी। जैसे ही माया की नजर महक के पांव पर बंधी पट्टी पर गई तो माया ने महक के पास जाते हुए कहा, महक तुझे ये चोट कैसे लगी? देव ने महक को सोफे पर बिठा दिया था। महक ने अपने कपड़ों को ठीक करते हुए कहा, कुछ नहीं, वो मेरा पाँव टेबल के कोने से टकरा गया था तो मिस्टर दिव्यांश ने घाव पर पट्टी करवा दी। थैंक यू मिस्टर दिव्यांश, माया ने कहा और महक के बगल में बैठ गई। देव जैसे ही जाने को हुआ तो महक ने देव को रोकते हुए कहा, मिस्टर दिव्यांश रुकिए। देव रुक गया और पीछे मुड़ते हुए महक से पूछा, हाँ कहो क्या बात है? महक, वो मैंने आपके दिए कपड़े पहने हैं, आप बस थोड़ी देर रुकिए, मैं चेंज करके आपको देती हूँ। देव, उसकी कोई जरूरत नहीं, मेरी वजह से जो तुम्हें चोट लगी है ये उसका सॉरी गिफ्ट समझ लो और आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अपनी बात बोलकर देव बिना कुछ सुने बाहर निकल गया। जब देव रघुवंशी हाउस आया तो उसकी नजर लॉन में बैठी कीर्ति जी पर पड़ी, जो शायद देव के आने का इंतजार कर रही थी। देव ने कीर्ति जी के पास जाते हुए कहा, मॉम आप अब तक जाग रही है? कीर्ति जी तेरा इंतजार कर रही थी बेटा, भले ही कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, जब माँ सा ए दूर जाता है तो माँ को उसकी चिंता लगी रहती है। मैं आ गया हूँ, अब आप सो जाइए, देव ने कीर्ति जी को उनके कमरे के पास ले जाते हुए कहा। कीर्ति जी को कमरे में छोड़ने के बाद देव अपने कमरे में चला गया और चेंज करने के बाद बालकनी में आकर बैठ गया। कभी सोचा है अगर महक को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी? देव ने खुद से सवाल किया। फिर देव ने खुद पर हंसते हुए कहा, मैं भी कितना नादान हूँ, ये जानते हुए भी कि मेरी सच्चाई जानने के बाद कोई लड़की मुझे नहीं अपनाएगी, लेकिन फिर भी मैं महक से प्यार कर बैठा। अगले दिन सुबह का वक्त, जब देव कबोर्ड से अपने कपड़े निकाल रहा था तब उसके कबोर्ड से वो एनवलप नीचे गिरा जो उसे राजीव और दिग्विजय ने दिया था। देव ने उस एनवलप को उठाया और उसे गौर से देखने लगा। कुछ सोचकर देव ने वो एनवलप खोल दिया। उस एनवलप में एक चिट्ठी और एक चाबी जो शायद किसी लॉकर की थी। देव ने उस एनवलप को साइड में रखा और चेंज करने के बाद देव ने वो चाबी अपनी पॉकेट में डाली और चिट्ठी पढ़ने लगा। चिट्ठी में श्रीकांत ने लिखा था, बेटा देव, जब तक तुम्हें ये चिट्ठी मिलेगी तब तक शायद मैं इस दुनिया में जिंदा ना रहूं। मैंने तुमसे एक बात छुपाई है बेटा, मैं तुम्हारा असली बाप नहीं हूं। जब तुम लावण्या के जाने के बाद से ट्रोमा में चले गए थे तब मैंने तुम्हारे माँ बाप के बारे में मालूम किया था, और जब मैंने तुम्हें ये सच्चाई बताने के बारे में सोचा तब तक तुम उस ट्रोमा से उभर चुके था। तुम्हें खुश देखकर मैंने तुम्हें कुछ बताना ठीक नहीं समझा, शायद मैं मतलबी हो गया था, लेकिन मैंने तुम्हारे मॉम डैड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है वो मैंने एक बैंक के लॉकर में महफूज रखी है और उसकी चाबी इस एनवलप में है। जनता हूँ माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ करना। तुम्हारा बाबा श्रीकांत। कौन है देव के असली माँ बाप? क्या देव उन्हें ढूंढ पाएगा? क्या देव के मॉम डैड के आने से उसकी जिंदगी में नई मुसीबतों की दस्तक होगी या देव की सारी मुसीबतें टल जाएंगी? जानने के लिए पढ़िए मेरी कहानी, देव द गॉडफादर ऑफ अंडरवर्ल्ड। CH90 तलाश। चिट्ठी पढ़ने के बाद देव को जैसे एक बड़ा झटका लगा। देव सन रहकर पास के सोफे पर बैठ गया। देव को ये तो पता था कि वो श्रीकांत की असल औलाद नहीं है, लेकिन उसके असली माता और पिता की बातें उसे सदमे में डालने के लिए काफी थी। देव की आंखें नम होने को थी कि तभी शिव ने देव के पास आते हुए कहा, भैया आप रेडी है? चलिए नाश्ता करते हैं और मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। शिव की आवाज सुनकर देव अपने ख्यालों से बाहर आया और अपने एक्सप्रेस छुपाते हुए शिव के साथ डाइनिंग एरिया में आ गया। नाश्ता करते वक्त कीर्ति जी का ध्यान देव पर गया जो शायद अपनी ही सोच में गुम था। कीर्ति जी ने देव से कहा, बेटा सब ठीक तो है ना? आर यू फीलिंग वेल? देव ने हड़बड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं मॉम, वो मैं सब ठीक है। फिर देव ने नाश्ता करते हुए शिव से कहा, आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगा, वो मुझे कुछ जरूरी काम से मुंबई से बाहर जाना है। अगर कोई जरूरी बात पूछनी हो या मेरी जरूरत महसूस हो तो कॉल कर लेना, मैं हैंडल कर लूंगा। ऐसा कौन सा काम है जो मुंबई से बाहर जाना पड़ रहा है? कबीर जी ने देव से पूछा तो देव ने चेयर से उठते हुए कहा, ये मैं आप लोगों को काम होने के बाद बताऊंगा। अपनी बात बोलकर देव बंगलो के लिए निकल गया। जब देव बंगलो पहुंचा तो सारे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे अपने अपने नाश्ते के आने का इंतजार कर रहे थे। वहीं किचन में नवीन नाश्ता रेडी कर रहा था। सूर्य ने चम्मच से खेलते हुए कहा, भैया हम मेड क्यों नहीं रख सकते? नवीन ने ऑमलेट बनाते हुए कहा, क्योंकि हमें खुद के ऊपर डिपेंड होना है, किसी दूसरे पर नहीं। नवीन की बात सुनकर देव मुस्कुराता हुआ उनके पास आ गया। देव को आता देख चारों अपनी जगह से उठ गए। कमरान ने देव से कहा, बॉस आप यहाँ? कोई काम था तो हमें ही बुला लिया होता, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? देव ने कमरान ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तो बस तुम्हारी खुशी में शरीक होने आया था। मैंने सुना मानसा तुमसे शादी करना चाहती है। मनीष ने झट से कहा, हाँ बॉस ये सच है, और आज इसी खुशी में कमरान ने मानसा को बंगलो बुलाया है। ये बहुत अच्छा किया, देव ने कहा और नवीन के पास चला गया। देव ने नवीन को डाइनिंग टेबल की तरफ भेजते हुए कहा, जाओ बैठो, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ।
कोई बात नहीं बॉस, मैं कर लूंगा, नवीन ने कहा तो देव ने सख्त आवाज में कहा, अब अपने बॉस का ऑर्डर टालोगे? देव की कड़क आवाज सुनकर पांचों शांत हो गए और पांचों अपनी अपनी चेयर पर बैठे देव को नाश्ता बनाते हुए देखने लगे। देव ने अपनी स्लीव्स फोल्ड की और सैंडविच बनाने लगा। कुछ ही देर में देव ने पांचों के लिए नाश्ता तैयार कर दिया था। देव चेयर पर बैठा पांचों को नाश्ता करते हुए देख रहा था। कमरान ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, बॉस वो मानसा कह रही थी कि शादी की डेट। कमरान ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वहीं देव समझ गया था कि घर के बड़े फर्द को शेखावत फैमिली से बात करके शादी की डेट फिक्स करनी होगी। ये समझ आते ही देव ने कहा, उसकी चिंता मत करो, मैं मिस्टर शेखावत से बात करूंगा। नाश्ता करने के बाद सारे लोग हॉल में बैठे देव के कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। देव ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, काम कैसा चल रहा है तुम लोगों का? एवरीथिंग इज फाइन बॉस, पांचों ने एक साथ जवाब दिया। देव ने अपना सर हाँ में हिलाया और बाहर जाने लगा। किसी को देव का ऐसा बर्ताव समझ ना आया हो, लेकिन रवि समझ गया था कि देव उदास है। रवि ने चारों को एक्सक्यूज कहा और देव के पीछे चला गया। बाहर जाते ही रवि देव के पास जाते हुए बोला, कोई बात है क्या बॉस? देव ने अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं। रवि ने देव के सामने खड़े होते हुए कहा, आप मुझसे छुपा रहे हैं, आपने मुझसे अपनी हर बात शेयर की है, क्या ये नहीं करेंगे? रवि की बात सुनकर देव भावुक हो गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, पहले मुझे इंदौर ले चलो, लेकिन इस बात के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा बॉस, रवि ने कहा और देव के साथ इंदौर के लिए निकल गया। इंदौर पहुंचते ही देव ने रवि को एक बैंक का एड्रेस बताया। कुछ देर बाद रवि देव के साथ उस बैंक के सामने खड़ा था। एक लंबी सांस लेकर देव ने बैंक में कदम रखा और बैंक के मैनेजर से लॉकर के नंबर के बारे में मालूम करना चाहा तो मैनेजर ने कहा, सर इस नंबर का लॉकर मिस्टर श्रीकांत के नाम पर है। जी मैं उनका बेटा हूं, क्या आप मुझे उस लॉकर के पास ले जा सकते हैं? देव ने पूछा तो मैनेजर ने कहा, जी जरूर, लेकिन आपके पास उस लॉकर की चाबी होनी चाहिए। देव ने उस मैनेजर को चाबी दिखाए और मैनेजर के साथ लॉकर रूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद देव कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ लॉकर रूम से बाहर आया और रवि के साथ बैंक से बाहर निकल गया। रवि और देव एक 5 स्टार होटल में बैठे थे। देव उस डॉक्यूमेंट को गौर से पढ़ रहा था जिसमें उसके मॉम डैड की डिटेल्स लिखी हुई थी। कुछ देर पढ़ने के बाद देव ने फाइल बंद की और अपनी नम आंखों से होटल के बाहर देखने लगा। रवि ने देव की नम आंखें देखकर कहा, बॉस क्या कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है? देव ने नम आंखों से कहा, इस डॉक्यूमेंट में मेरे असली माँ बाप के बारे में इंफॉर्मेशन है। इसमें मेरे डैड के बारे में तो लिखा है लेकिन मेरी मॉम के बारे में कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे मॉम और डैड दोनों के बारे में जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन निकलवाओ, वो भी बिना किसी को पता चले। आप मुझे कुछ घंटों की मोहलत दीजिए, मैं अभी पता लगाता हूँ, रवि ने कहा और कुछ बंदों को फोन कर काम पर लगा दिया। शाम हो चुकी थी लेकिन रवि के बंदों की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई थी। देव अभी भी उस होटल में बैठा था। रवि ने देव के पास जाते हुए कहा, बॉस आपने दोपहर में लंच भी नहीं किया है, आप कुछ खा लीजिए, जैसे ही मुझे कोई बात पता चलेगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। रवि की बात सुनकर भी देव अपनी जगह बुत बना बैठा रहा। किसी तरह रवि ने देव को मनाया और होटल में एक कमरा बुक कर देव को फ्रेश होने के लिए कहा और देव का खाना भी उसके कमरे में भिजवा दिया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। देव द गॉडफादर ऑफ अंडरवर्ल्ड की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।